हाँ जी, पुली वाला केस हमने कर लिया था। नेक्स्ट इज सूडो फोर्स। स्पेलिंग ठीक लिखी है, सूडो फोर्स, ठीक। अगर एक मूविंग कार है विच इज एक्सेलरेटिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और इसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम आपने हैंग किया है और ये लगातार एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या वो सिंपल पेंडुलम यहां पे आके ऐसे लटक जाएगा एक एंगल पे? होगा क्या ऐसा? होगा कि नहीं होगा? हिलेगा? ठीक है। अगर वो लगातार एक्सेलरेट कर रहा होगा तो एक जगह पे जाके वो रुक जाएगा। ऐसा आपको भागते हुए कई बार आपने देखा होगा ना, कोई चीज लेके भागोगे तो वो एक एंगल पे जाके रुक जाती है, उस तरीके से एक एंगल पे चला जाके स्टेबल हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक कोई ऑब्जर्वर इस गाड़ी के अंदर बैठा हो तो क्या वो इसके इस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कर पाएगा? कहने का मतलब ये इसके हिसाब से रेस्ट पे है, इसके हिसाब से, तो अगर इसके हिसाब से रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स टेंशन का लगेगा जो धागा यहाँ पे है, और दूसरा mg का। क्या इन दोनों का नेट फोर्स 0 हो सकता है? जब सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं और नेट 0 होना है तो दे हैव टू बी इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो आपका नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कहेगा कि भैया यहाँ पे न्यूटन लो नहीं लग रहे। अगर ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए था, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है तो न्यूटन लो नहीं लग रहे। यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, सूडो फोर्स, जिसमें बोलते हैं कि आपके दो तरह के फ्रेम होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जब जहां पे ऑब्जर्वर बैठा है या तो वो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या फिर रेस्ट पे हो। क्या बोला मैंने? दो तरह के फ्रेम है आपके, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में या तो फ्रेम रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपका फ्रेम एक्सेलरेट करता है। आगे बोला गया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते। अभी आपका फ्रेम जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड कराने के लिए आप एक एक्स्ट्रा फोर्स लेके आते हैं जिसका नाम सूडो फोर्स है। और ये सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। जिस एक्सेलरेशन से फ्रेम चल रहा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका सूडो फोर्स है। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो इस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ये सूडो फोर्स हो गया। क्या अब इन तीन फोर्सेस के लगने के कारण नेट फोर्स 0 हो सकता है? हो सकता है। कैसे? टेंशन का एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर दे और एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर दे तो नेट 0 हो सकता है। ऐसे केस में आपको निकालना है एंगल थीटा। अगर एंगल थीटा निकालना है तो आप देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? क्योंकि ये आपका ऐसा कुछ है, ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेगा। अगर ये एंगल बराबर है तो आप टेंशन के दो कंपोनेंट कर लें। इस साइड आएगा टी टी कॉस थीटा और इस साइड क्या आएगा? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए एंड टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा बिकम्स ए बाय जी एंड थीटा इज इक्वल्स टू
tan इनवर्स A बाई जी। ये आपका इसका सोल्यूशन। ठीक है, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इतना ही है। जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स m में आपको लगानी पड़ेगी टू मेक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड। ठीक है। हाँ जी, सूडो फोर्स के बाद देख लेते हैं इंक्लाइंड। अगर आपका प्लेन है तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। सारे आपके जो फोर्सेस हैं वो रिपीट होंगे सवालों के थ्रू, अभी सिर्फ बेसिक कर रहे हैं। इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका एंगल थीटा है। अभी फ्रिक्शन को हम पिक्चर में नहीं लेके आए हैं। इस ब्लॉक का मास m है, तो जब मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा तो क्या नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो आपको बनाना है या निकालनी है इसकी एक्सेलरेशन। ये ब्लॉक जब आप रिलीज करेंगे तो किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा, ये आपको निकालनी है। इस केस में जब आप एफबीडी बनाते हैं तो एक बात ध्यान रखेंगे, शुरू में पहले चार लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 2 लाइन होगी। तीसरी लाइन, जितना एंगल यहाँ पे थीटा बना हुआ है उसी एंगल पे लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये लाइन तीसरी लाइन। और चौथी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन से आपने ड्रॉ कर दी। अब हॉरिजॉन्टल से जो ये वाली लाइन है इसका एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो एक बार अगर आपको एंगल थीटा पता है तो एक छोड़ के एक आपका एंगल थीटा कहलाएगा। अब एफबीडी बनाना है। एफबीडी कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो एमजी लग रहा होगा, नीचे की तरफ सब पे लगेगा। इसके अलावा कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस का किस साइड लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आपका नॉर्मल रहेगा। इस केस में जब भी आप मैक्सिमम टाइम बेसिकली जब भी फोर्स के मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे तो mg का एक कंपोनेंट इस साइड और एक इस साइड वाला आएगा mg साइन थीटा, और इस साइड वाला। क्या ऐसे केस में जब यहां से आप इसको रिलीज करेंगे इस ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे, और इस साइड आपका फोर्स बच गया ये, और मास आपका m है, इस साइड फोर्स आ गई ये, एक्सेलरेशन निकालनी है तो मास से डिवाइड कर देंगे। एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज g sin थीटा। इसके और सवालों में आएंगे तो हम और इसमें देखेंगे। अभी मैं एक ही पॉइंट कन्वे करना चाह रहा था कि ये 4 लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, एंगल बनाना आना चाहिए, और mg का कंपोनेंट ब्रेक करना है। अलग अलग केस में हम अलग अलग तरीके से कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। यहाँ पे mg के कंपोनेंट ऐसे और ऐसे ब्रेक करना यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट इज रॉकेट। रॉकेट के सवाल कैसे आते हैं, क्या बेसिक फॉर्मूला है। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक फोर्स तो नीचे mg लग रही होगी, दूसरी फोर्स कौन लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, हाँ, आपके रॉकेट ने फ्यूल को नीचे फोर्स लगाई और फ्यूल ने उसके ऊपर लगाई। तो जो फ्यूल का फोर्स होता है वो होता है v रिलेटिव dm बाय dt। v रिलेटिव क्या है, v रिलेटिव इज वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये रहता है आपका v रिलेटिव। और dm बाय dt क्या है, हाँ, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, किस रेट से आपका कंजम्पशन हो रहा है फ्यूल का, या कितनी गैस पर सेकंड बाहर निकल रही है। फॉर एग्जांपल dm बाय dt आपका है 5 kg पर सेकंड, तो 5 kg पर सेकंड गैस बाहर निकाल रही है बार बार पर सेकंड। तो ये दो फोर्स आपके एक्ट करते हैं, ये गैस का थ्रस्ट फोर्स है और ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स है। अगर रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ये वाली फोर्स बड़ी रहनी चाहिए,
और ये वाली फोर्स बड़ी है, तो दोनों के नेट के कारण ऊपर की तरफ आपका रॉकेट एक्सेलरेट करेगा। तो नेट फोर्स इज v relative dm by dt minus mg, this is equals to mass into acceleration। ये बेसिक इक्वेशन है आपके रॉकेट के सवालों को सोल्व करने के लिए। आपका किस रेट से फ्यूल बाहर निकल रहा है, कितना केजी पर सेकेंड, डीएम बाई डी, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट में लास्ट पार्ट आपका आता है फ्रिक्शन का। देखो इस चैप्टर में ना आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला एक ही है, क्या, F इक्वल टू एम है, उसी का अलग अलग तरीके से यूज है बस। फ्रिक्शन को जनरली मुश्किल मानते हैं, तो थोड़ा आराम से करेंगे रिलेटिवली। फ्रिक्शन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, नॉट एब्सोल्यूट मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। अभी एग्जांपल दूंगा आपको मैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बेशक आप लिख लेना, नहीं लिख रखा है तो। फ्रिक्शन अपोजेस अगर स्टेटमेंट आ जाए असर्शन रीजन में कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, तो क्या ठीक टिक करोगे? हाँ। क्या कभी कभी मोशन को सपोर्ट भी करता है क्या? अगर ये आपका फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर एक बॉक्स रखा है और आपका फ्लोर पे फ्रिक्शन है, यहां से फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन आपका लगेगा पीछे। अब एक केस और लेते हैं, लेट्स से ये अब फ्लोर आपका स्मूथ है, चलो फ्लोर स्मूथ है और यहां पर दोनों बॉक्सेस के बीच में फ्रिक्शन है। अगर आप यहां से फोर्स लगाएंगे तो क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या वो ऊपर वाला बॉक्स इसके साथ में चल पड़े, है ना? अगर ये वाला बॉक्स स्टार्टिंग में रेस्ट पे था और अब आगे चल पड़ा तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोर्स आगे की तरफ लगी होगी, वो फोर्स कौन सी होगी? फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर देखें ये रेस्ट में था और इसको मोशन में कौन लेके आया? फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है। तो आपका सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है। रिलेटिव मोशन को अपोज कैसे करना, क्या मतलब है? ये फ्लोर है, फ्लोर पे फ्लोर के रिस्पेक्ट में क्या जब फोर्स लगेगा तो ये बॉक्स आगे जाना चाहेगा, तो फ्लोर के रिस्पेक्ट में आपका मोशन आगे हो रहा है तो उसको अपोज करना चाहेगा तो पीछे लगाएगा। अब यहां देखते हैं, नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं, ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, एक बार मान लेंगे फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या ऐसा संभव है यहां बिल्कुल एग्जैक्टली स्मूथ सरफेस है और इस पे फोर्स लगाया तो नीचे वाला बक्सा निकल जाए और ऊपर वाला वहीं रह जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह फ्रिक्शन होता है ना? अगर एग्जैक्टली स्मूथ कर दें, आप ये मान लो कि जैसे अगर फ्रिक्शन स्मूथ की बात करें तो ऑयल वाला या फिर एक बर्फ आइस का एक वो ले लो आप, है ना? ऐसा हो सकता है कि वहां पे एक ऊपर आइस का बॉक्स है, एक नीचे आइस का बॉक्स है, नीचे वाले फोर्स करोगे तो ऊपर वाला वहीं रह जाए, ऐसा हो सकता है ना? तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, एग्जैक्ट जीरो फ्रिक्शन होता, तो इस पे फोर्स लगाने पे ये आगे मूव करता और ये यहीं पे रह जाता। अब ऐसा होता तो इसके रिस्पेक्ट में, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में ये बॉक्स पीछे रह गया, रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ हो गया, तो ये चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो, ये मेरे साथ में ही चले, तो फोर्स उसके ऊपर आगे लगाएगा, तो फ्रिक्शन आपका आगे लग गया है। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है तो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट करता है। ये आपको एक की स्टेटमेंट ध्यान रखना है। और इसके लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ कि एक वो 3 इडियट्स में गाना है, जाने नहीं देंगे तुझे, है ना? तो फ्रिक्शन ऐसा बोलता है कि जाने नहीं देंगे तुझे, साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अब आप एक बताएं बात, लेट्स से नाउ देयर इज अ सफिशिएंट या
फ्रिक्शन ऑन द सरफेस, और ये m मास की एक आपने बुक यहां पे रख दी है। क्या थोड़ा सा भी फोर्स लगाते ही ये बुक या बॉक्स चल पड़ेगा क्या? बिल्कुल हल्का सा भी लगाते ही नहीं चलेगा। आप फोर्स ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक टाइम आएगा तो चल पड़ेगा, है ना? तब तक वो क्यों नहीं चला होगा? फ्रिक्शन। और एक लिमिट के बाद वो चल पड़ा, तो फ्रिक्शन की एक अपोज करने की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उसके बाद फ्रिक्शन अपोजिशन नहीं कर सकता। तो वो जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है एफ मैक्स, वो प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। और इसको अगर इक्वेट करें, एफ मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एन। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका डिपेंड करता है जिन दो सरफेस के बीच में आप फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं उन दोनों के नेचर पे। ऐसा भी हो सकता है कि एक फॉर एग्जांपल ये आपका बेंच है, बेंच के ऊपर एक बुक रखूं या एक दूसरे टाइप की बुक रखूं, मोबाइल रखूं, एक बुक रखी एक मोबाइल रखी, तो बुक और डेस्क इन दोनों के सरफेस के कॉम्बिनेशन का म्यू अलग हो सकता है, और बेंच और मोबाइल के कॉम्बिनेशन का फ्रिक्शन फोर्स अलग हो सकता है। वो दोनों सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि कितना होगा। ठीक है, आपके मटेरियल पर डिपेंड करेगा कुल मिला के, और नॉर्मल रिएक्शन पे रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन मास पे डिपेंड नहीं होता। देखो ऐसा रहेगा, आप उसको नॉर्मल रिएक्शन ही बोलें। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूं उसमें, आपका ये कह रहे हैं कि अगर मास ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अब मास इसका इतना ही है और मैंने इसके ऊपर से भी ऐसे प्रेस कर दिया, है ना, उस केस में मास तो उतना ही है। दो केस लिए हैं, एक में सिर्फ मास m रखा है और पुश करना है, दूसरे में मैंने ऊपर से हाथ भी लगा लिया और फिर पुश करना है। किसमें डिफिकल्ट होगा? हाथ लगाया है तो हाथ ने क्या कर दिया, जो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया, है ना। और उसी केस में आप ऐसा मान लें कि इसके ऊपर ना एक हैंडल लगा हुआ था और आपने उसको हल्का सा ऊपर ऐसे उठाया नहीं है, बट हल्का सा उसका वेट कम कर दिया। वेट इन द सेंस जो आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो उस केस में उसको फर्दर मूव करना आसान रहेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, ना कि मास पे। ठीक है, इसमें एक आध यहीं पे सवाल कर लें ताकि दो केजी का बॉक्स है, इसके ऊपर 2.8 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। 0.4। आप बताएं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, एक बॉक्स है 2 केजी का, इतना फोर्स लगाया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका ये है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? हाँ जी, 8। क्या फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगता है? जो आपने बताया वो तो मैक्सिमम वैल्यू है। बात समझ आई? यहां पर जो आपने म्यू एन करके निकालोगे, एफ मैक्स इज म्यू एन, वो 8 न्यूटन आएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन इतना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। जब बाहर से ही 2.8 लगा है तो वो 8 क्यों लगाएगा? इसका मतलब ये हुआ, आपके इस आंसर के हिसाब से मैंने 2 लगाया, उस साइड से 8 लगा और वो इस साइड चल पड़ा। मैंने 4 साइड लगाया था और चल इस साइड पड़ा क्योंकि 8 ज्यादा लग गया। तो हमेशा वो क्या करेगा, उसको अपोज करना है। अपोज करना है तो जितना यहां से लगाया गया उतना ही वो भी लगा देगा। लेकिन अगर आप इससे बढ़ाओ, अगर 5 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 5 लग जाएगा। जब तक आप 8 न्यूटन नहीं लगा लेते तब तक फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा। और अगर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया तब आगे बढ़ेगा, उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? 8। फ्रिक्शन की लिमिट है आपकी, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके फ्रिक्शन का।
ठीक है, थियरी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, एक पार्ट बचा है बस, मैक्सिमम वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन वाला, इंक्लाइन प्लेन जिसमें आपका बैंकिंग ऑफ रोड वाला कॉन्सेप्ट है, उसको लास्ट में करेंगे। तो सवाल शुरू कर रहे हैं और पहले फ्रिक्शन के कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्टिंग से करेंगे। हाँ, जो मैंने असाइनमेंट आपको शेयर कर रखी है उसके सवाल कर रहे हैं, पहले फ्रिक्शन के कर रहे हैं। शेयर की थी ना ग्रुप में? हाँ, कर दी, पक्का? आपने मैसेज नहीं किया, आप यहाँ पे याद मत दिलाया करें, घर जाके याद दिलाया करें, क्योंकि तो मुझे कैसे याद रहेगा, आपको अपना ही याद नहीं रहता। एक मिनट आप रुक जाए, मैं अभी भेज देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 है ना अपना ये? भेज दिया मैंने। अब देखें किसी से, आपके पास फोन है? आपकी शीट ही है? हाँ जी, आपके पास फोन है, शीट आपके पास कुछ भी नहीं है? एक शीट शीट दे दो, फोन दे दो। नूतन वाले पे अश्विनी आपके पास है फोन? है, ठीक। हाँ जी, पहला सवाल तो यही था जो मैंने अभी किया, अगला सवाल देख लें। हाँ जी बच्चों, ये आपकी एक ट्रॉली है जो एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है। इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है 15 केजी का, फ्रिक्शन इतना है, आपको निकालना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस केस में कितना होगा। देख लें, यहां पर इस ऑब्जेक्ट को मूव करने वाला कौन सा फोर्स है। अगर ये ऑब्जेक्ट इसके साथ में मूव करेगा, जो मैंने सर्कल कर रखा है, अगर साथ में मूव किया तो इसको कौन मूव कर सकता है, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। अगर ये स्मूथ होता तो ट्रॉली आगे निकल जाती और वहीं वहीं पे रहता, तो फ्रिक्शन मूव कर सकता है, और फ्रिक्शन एक मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। तो आप पहले ये चेक करें कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस केस में, म्यू एम जी, और ये आपका 18/100 इंटू मास 15 इंटू 10, इससे कितना आया बताएं? 22, आपका 27, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 27 आया है। 27 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स इसको फ्रिक्शन लगा सकता है, इसके ऊपर मैक्सिमम लगने वाला फोर्स है 27 न्यूटन। अगर फोर्स की लिमिट है तो क्या एक्सेलरेशन की भी लिमिट होगी, है ना? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम फोर्स इतना ही लग सकता है, तो एक्सेलरेशन भी की मैक्सिमम लिमिट होगी। तो आप बताएं यहां पे इस केस में एक्सेलरेशन मैक्सिमम ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की कितनी हो सकती है? 27/15, और ये एक से तो बड़ी है ना, एक से बड़ी है और दो से छोटी है, तो लेट्स से मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप इसको कैलकुलेट कर लेना।
ऐसे सवाल में क्या चेक करना होता है आपको कि ये ऑब्जेक्ट इस नीचे वाले के साथ में चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता था ये अगर बहुत तेज एक्सेलरेट करता तो इसके पास उतना एक्सेलरेट करने की अगर पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो ये पीछे रह जाता। अब यहां पर ये वाला बॉक्स मैक्सिमम इतना एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन नीचे वाला प्लेटफॉर्म 0.5 ही चल रहा है, तो वो 0.5 ही चलेगा, है ना। अगर 0.5 ही चलेगा तो आप बताएं इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, बताएं। हाँ, 7.5। कैसे? अगर इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है तो ये अपनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन को यूज नहीं करेगा, क्योंकि इसका मकसद क्या है, साथ में चलने का मकसद है। साथ में कब चलेगा? जब एक्सेलरेशन इतनी ही होगी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन इतनी है, मास इतना है, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स विल बी 15 इंटू 0.5। 0.5 इज हाफ, 15 का आधा, 7.5 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस केस में। ठीक है नूतन, सब ठीक है जीवन में? ठीक है। एक और सवाल करेंगे ऐसा। अच्छा, उससे पहले एक जनरल ही टाइप इसका कर लो। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, इसका मास आप मान लो नीचे वाले का है मास एम ए, ऊपर वाले का मास है एम बी। ये सरफेस आपका स्मूथ है और ये सरफेस आपका रफ है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अगर यहां फोर्स में एफ लगाऊं तो क्या किसी भी वैल्यू ऑफ एफ के लिए ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, या ऐसा रहेगा कि इतनी वैल्यू तक फोर्स की साथ में चलेंगे फिर साथ में नहीं चलेंगे? क्या हमेशा साथ में चलेंगे? नहीं चलेंगे। फोर्स को अगर मैं एक लिमिट के बाद बढ़ा दूंगा, आप खुद सोचें, एक बक्से के ऊपर बक्सा रखा है और नीचे वाले बक्से को बहुत जोर का धक्का मारोगे तो ऐसा हो सकता है कि नीचे वाला ऊपर वाला पीछे रह जाए और नीचे वाला आगे निकल जाए। तो वो डिपेंड करेगा कि नीचे वाले पे आपने कितनी फोर्स लगाई है। ठीक है, तो ऐसे केस में कैसे तय हो कि ऊपर वाला बॉक्स उसके साथ में चलेगा या नहीं चलेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों बॉक्स को एक साथ चलता हुआ मान लेंगे, है ना। अगर चलता हुआ साथ में मान लिया तो दोनों दोनों का आप सिंगल बॉडी मान सकते हैं। फिर अगर साथ में चल रहे हैं तो दोनों का मास ऐड कर सकते हैं, मास ऐड कर दिया, फोर्स आपको दे रखी है, तो उस केस में आप सबसे पहले निकालेंगे कॉमन एक्सेलरेशन। अगर वो दोनों साथ में चल रहे हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन आपकी निकलेगी mb। उसके बाद ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स के कारण एक्सेलरेट करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। लिमिटिंग वैल्यू है तो एक लिमिटिंग एक्सेलरेशन है। इस ऑब्जेक्ट की एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी, लेट्स से ए मैक्स, और उसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एफ मैक्स अपॉन एम बी। बताएं, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय इसका मास, ये इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगी। अगर ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, उसकी कुछ भी वैल्यू आ गई, मान लो जो भी आई वैल्यू, और एफ मैक्स आपका होगा म्यू एन एम बी। अब यदि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, पहले कुछ वैल्यूज लेके चल पड़ते हैं एक बार। लेट्स से कॉमन एक्सेलरेशन आई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के दो केस बना लेते हैं। एक में है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक में है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपने दोनों को साथ चलता हुआ माना तब एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, क्योंकि यहाँ पे एफ भी गिवन होगा और सब गिवन होगा, वहां से निकाल सकते हैं आप। मान लो 5 आया। अगर ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 है
इसको सोल्व करने के बाद तो आप कह रहे हैं कि ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 हो सकती है, लेकिन ऊपर आप बता रहे हैं कि 5 है कॉमन, तो 5 से चल ही नहीं सकता। इसका मतलब ऊपर वाली बात गलत है। दोबारा रिपीट करूं क्या? देखो, कॉमन एक्सेलरेशन आपकी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे आपने निकाली, नीचे जो आपने ए मैक्स निकाली है ना, ये ध्यान रखना, ये उस बॉक्स की निकालनी है जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, वो है बॉक्स ये। इसके ऊपर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है इसकी, तो मैक्सिमम फोर्स अपॉन मास ये आ जाएगा। इसको सोल्व किया, क्योंकि आपको जब भी सवाल आएगा तो म्यू एन और सभी गिवन होगा, वहां से आप निकाल सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है जस्ट, अगर ए मैक्स कम आया, इसका मतलब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही चल सकता है मैक्सिमम, और आप ऊपर कह रहे हैं कि कॉमन 5 है, तो इसका मतलब साथ में नहीं चल सकता वो, तो वो आपका एजम्पशन गलत था कि साथ में चल रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, साथ में नहीं चलेंगे। अगर आपको जस्ट याद करना है तो आप क्या माने, अगर ए मैक्स कम है ए कॉमन से, तो साथ में नहीं चलेंगे। हाँ, वो अभी करेंगे। क्या करें आप? मेरी बात सुनो है ना, आपको और वीनू को साथ में भागना है। आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 3 और ये करीब 5 से भागना है, साथ चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। तो इसके बेचारे की एक्सेलरेशन ही मैक्सिमम क्या है, 3 है, और आप कह रहे हो 5 से भागना पड़ेगा, तो नहीं बनेगी बात। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दूसरे केस में देखें, दूसरे केस में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। इसका मतलब ऊपर वाला 6 तक चल सकता है। अब वीनू आपको कहीं 5 से चलना है तो चल, आप चल पाओगे ना, आपकी कैपेसिटी के अंदर अंदर है। तो जब ए मैक्स इज मोर देन ए कॉमन, उस केस में दोनों बॉक्स साथ में चलेंगे। समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा, वैसे याद भी कर सकते हो, आपकी आपकी चॉइस है। आप उस पे मतलब कि याद करने वाले उस पे चल पड़े हैं। हम्म। देखो ना, कैपेसिटी की बात है ना, अगर आपकी कैपेसिटी से बाहर है कॉमन एक्सेलरेशन तो आप साथ में नहीं चलेंगे, है ना। तो ए मैक्स इज लेस देन ए कॉमन, है ना, आप कम हैं उससे कॉमन से, तो आप चले नहीं पाएंगे कॉमन के बराबर, तो ये साथ में नहीं चलेंगे, और इस केस में साथ में चलेंगे। ठीक है, नोट कर ले, करना है तो नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। एक सवाल करेंगे इसके ऊपर अब। एक 8 केजी का बॉक्स है और एक 2 केजी का बॉक्स है, इसके ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स लगा है। नीचे वाले का यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5, इस वाले का है 0.2। आपको निकालना है फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच का आपको फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी।
देखें इसको, ऐसे सवाल में सबसे पहले देखेंगे क्या ये जो फोर्स है 25 न्यूटन, सुनेंगे ध्यान से विनू, जो ये फोर्स है 25 न्यूटन, क्या वो पीछे लगने वाले मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है? ठीक है, तो आप चेक करें यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, नीचे वाले सरफेस से बोल रहा हूं मैं, F विल बी इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन में क्या दोनों का वेट आएगा? दोनों का आएगा, क्योंकि अगर यहां पे वेट मशीन होगी तो उसके ऊपर दोनों का वेट फील होगा। तो म्यू एन कर दें, म्यू इज 0.5, एन इज 100, कितना आ गया 50। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 50 न्यूटन लग सकता है। ठीक है, अगर 50 न्यूटन लग सकता है तो लगेगा कितना फिर? 25 लगेगा, 25 लग गया, ठीक है। अब बताएं, ये 25 लगाया आपने, पीछे से 25 लग गया, अब सरफेस ए और बी के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? जीरो। देखो, ऊपर वाले को तो फील ही नहीं आई कि हो क्या रहा है, क्योंकि जब नीचे वाला चलना शुरू करेगा, जब ऊपर वाला फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। आर यू गेटिंग? जब तक नीचे वाला बॉक्स चलेगा ही नहीं, तो इसको क्या, इस फ्रिक्शन का क्या क्या मकसद है? इस फ्रिक्शन का मकसद है दोनों को साथ में रखना, है ना। लगता है कि फ्रिक्शन बड़ा नेगेटिव चीज है, फ्रिक्शन साथ में रखता है, तो फ्रिक्शन साथ में रखता है तो क्या आपको यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो आएगा। इस सवाल को एस्टी समझ में आया क्यों हुआ? अगर अभी ये मोबाइल इस बेंच के ऊपर रखा है, क्या कोई फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर? नहीं लग रहा। अब पैसे आए हैं कितने पैसे आए क्या करेंगे, ठीक है। यहां से जब आप फोर्स लगाएंगे, अभी देखें आप, जब मैंने ये फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, बेंच अभी मूव नहीं किया, तो क्या इस बेंच के ऊपर नीचे वाले सरफेस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ गया है ना। जब आपने बेंच के ऊपर मोबाइल रखा, बेंच के ऊपर फोर्स लगाया, तो बेंच के ऊपर फोर्स लगते ही नीचे वाले फ्लोर और बेंच के बीच में तो फ्रिक्शन आ गया है, बट ऊपर यहां पे इस इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जब तक नहीं आएगा, जब तक बेंच का मोशन नहीं होगा, क्योंकि बेंच का मोशन होगा तब तो रिलेटिव मोशन होगा ना, और जब तक रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा इस केस में, तब का फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। वैसे भी देखो, आपने ये पक्का तय कर लिया कि नीचे वाला बॉक्स नहीं चल रहा, अगर नीचे वाला बॉक्स नहीं चल रहा तो ऊपर वाला चलेगा क्या? नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो फिर तो इलाज कराना पड़ेगा बूंद बूंद का, तो नहीं चलेगा। अगर ऊपर वाला नहीं चल रहा तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स यहां पे जीरो रहेगा। इसी सवाल को आप रिपीट कर लें, कैसे? बाहर से लगने वाला फोर्स आप 60 कर लें, अभी तक 25 न्यूटन था आपका बाहर से लगने वाला फोर्स, अब मान लें 60 लग रहा है, अब बताएं क्या होगा? चलेगा? चलेगा, साथ में चलेगा या अलग अलग चलेगा? आशीर्वाद है, साथ में चलेगा। अबे कैलकुलेट करो, हाँ कैलकुलेट। इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो नीचे पीछे लग सकता था वो 50 था, आपने 60 लगा दिया, तो इस सवाल को मैं ऐसा मान सकता हूं कि नीचे आपने स्मूथ मान लिया और ये मान लिया कि 10 न्यूटन लग रहा है ना, 10 न्यूटन लग रहा है, ये आपका 8 केजी है, ये 2 केजी है, और ये आपका म्यू है 0.2। जब भी दो ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे
आपने निकाल लिया पहले ए कॉमन कितना आया 10/10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 60 था लेकिन पीछे 50 तो लग ही जाएगा ना, मैं वही कह रहा हूं, जब आपने 60 लगाया और नीचे वाले पे बाहर से आपका 50 लग गया तो नेट 10 लगा ना, आपने 60 को हटा के 10 लगा दिया और नीचे वाले सरफेस को स्मूथ मान लिया क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया उसके अंदर। तो 10 नेट आपका है, 10 है बटा 10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए मैक्स बताओ कितनी आएगी, 2 आएगी। 2 कैसे आई, देखते हैं। एफ मैक्स विल बी म्यू इज 0.2, मास कितना आएगा 2 के 10 2। जब आप इस सरफेस पर फ्रिक्शन देख रहे हैं तो आप इस सरफेस पे ही नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे, इस पे आपका आएगा 2 × 10। ये आप इसको 10 कर दें तो आपका 4 आ गया। 4 मैक्सिमम फोर्स है और मास 2 है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी कैपेसिटी के अंदर है तो साथ में चलेगा, अगर साथ में चलेगा तो फिर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। हाँ, अगला अगला पार्ट इसका है, ये तो आपने तय कर लिया कि साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना लगेगा। वो अगर साथ में चले ना, देखो मैंने कहा था आपका आशीर्वाद बना रहे। 0.4। अच्छा ये बताओ, क्या यहां पर 6 है आपका, जब एफ मैक्स ही 4 है, क्या यहां पे एफ मैक्स लग रहा होगा। देखो एफ मैक्स कब लगेगा, जब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे मूव कर रहा हो। अब क्या ऊपर वाला बक्सा अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे मूव कर रहा होगा, नो, क्योंकि कॉमन के साथ चलेगा, वो कॉमन 1 है और उसकी मैक्सिमम 2 है, तो साथ में चलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मास है उसका 2, तो फोर्स हो जाएगा m इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 1, तो फोर्स आ गया, फ्रिक्शन फोर्स इज 2 न्यूटन। बात समझ में आई हो तो बताना, नहीं तो रिवीजन का कोई फायदा नहीं है। रिपीट कर दूं, जब भी दो बॉक्स साथ, दो बॉक्स का सवाल आ जाए, सबसे पहले ढूंढना है कि साथ में चलेंगे नहीं चलेंगे। साथ में चलने न चलने के लिए आप ए सी निकालेंगे और ए मैक्स निकालेंगे। यहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल फॉर अपर ब्लॉक इज दिस, कैपेसिटी ज्यादा है और चलना उससे कम ही है, तो कम में ही चलेगा क्योंकि साथ में चलना है, तो कम में चलेगा तो इसकी एक्सेलरेशन भी कितनी होगी, 1 होगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 1 है और मास 2 है तो फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 1 2 न्यूटन। इसका मतलब वो फोर्स लगाई किसने है, फ्रिक्शन फोर्स ने। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 4 लग सकता था, यहां पे 2 ही लगा क्योंकि उसको साथ में चलाना है। ठीक है, ना बनी बात। ए मैक्स कहां से आया, देखो इस वाले बॉक्स को कौन सा फोर्स चला सकता है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी। यहां पे म्यू कितना है 0.2, मास कितना है 2, जी कितना है 10, वहां से आ गया 4 न्यूटन। इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 4 न्यूटन लग सकता है, मास 2 है तो 4/2 2, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड हो सकती है। ठीक है, अब यदि फोर्स और बढ़ जाए 80 न्यूटन हो जाए, दुनिया को यह बर्दाश्त ना होगी दोनों साथ में चल पाए। चेक करें आप, इस 80 न्यूटन का फोर्स लगने पे क्या दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग चलेंगे,
नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो उस केस में आपकी फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी वो निकालें। नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अभी नेट फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 माइनस 80 माइनस 50, 30 आगे आ जाएगा। 30 आगे आएगा तो कॉमन कितनी आ जाएगी? 3, और ए मैक्स कितनी है? 2। तो कैपेसिटी से बाहर की बात हो गई। अब नहीं चलेगा साथ में। जब कैपेसिटी से बाहर की बात है और अलग अलग चलेंगे तो आप बताएं इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ए और बी के बीच में? 4 न्यूटन। अगर वो उसके रिलेटिव में चल पड़ा है तो अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम एफर्ट लग चुका है, और मैक्सिमम एफर्ट लग चुका है तो वो अपना मैक्सिमम लगाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, सवाल को नोट कर लें आप। अगर नहीं समझ में आए तो आप अलग से टाइम लेके पूछ सकते हैं। सवाल में ये 3 पार्ट बना लेना, 25 न्यूटन, 60 न्यूटन और 80 न्यूटन। ठीक, बढ़े आगे। हाँ जी, अगला सवाल है, टेबल के ऊपर ये एक चेन पड़ी है और इस चेन की लेंथ 12/3 है यहां पे, और ये लेंथ L/3 है। सवाल पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। देखो एक बात बताओ, अगर एक चेन है आपके पास और आपने किसी टेबल पे उसका बहुत कम पार्ट लटकाया है तो क्या फिसलेगा? वो फिसले नहीं फिसलेगी। जैसे आप उसका जो हैंगिंग पार्ट है वो इंक्रीज करेंगे तो एक टाइम आएगा जहां पे वो स्लिप करना शुरू कर देगी। तो ये कंडीशन वो कंडीशन है जहां पे जस्ट स्लिपिंग शुरू हुई है। ये वाली कंडीशन कौन सी है? जब स्लिपिंग जस्ट शुरू हुई है। तो इन दैट केस फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। देख लें एक बार। अगर पहले मान लें कि ये स्लिप नहीं कर रही तो ये वाला वेट नीचे फोर्स लगाएगा, इसी वेट का टेंशन फोर्स इसको आगे खींचेगा। तो इस वेट के कारण जितना फोर्स बनेगा वो इस वाले पार्ट पे ऐसे एक्ट होगा, ऐसे एक्ट करेगा, और इस फोर्स को अपोज करने के लिए यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते हैं तो ये वाला फोर्स बढ़ता है, और फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू है। जब ये वाला फोर्स जस्ट उस फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से के बराबर हो जाएगा तब आपकी स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट होगी। रिपीट करूं हिस्ट्री? तो यहां पे इसका मतलब जो इस वेट का फोर्स है वो यहां पे ऐसे एक्ट करेगा, और लेट्स से टोटल मास इज m। अगर L/3 पार्ट हैंग कर रहा है तो मास भी m/3 रहेगा, और यहां पर मास कितना रहेगा? ये टोटल मास m था, ये मास भी आपका 2m/3 रहेगा। इस 2m/3 पोर्शन पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? म्यू mg। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी म्यू, मास कितना है? 2m/3 इंटू जी, ये आपका एफ मैक्स लग गया। और नीचे वाला जो फोर्स है वो mg रहेगा। m कितना है यहाँ पे? m/3 जी। इतना फोर्स वेट के कारण लगा है, और इतना फोर्स आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन के कारण लग सकता है जब जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हुई होगी, तब ये वाला फोर्स इसके जस्ट बराबर हुआ होगा। ठीक है, दोनों को बराबर कर दें।
म्यू 2/3 mg 1/3 mg कटा 3 कटा और म्यू कम्स आउट टू बी हाफ। आसान सवाल है बिल्कुल। फ्रिक्शन का वो वाला पार्ट अभी शायद नहीं कर सकते। चलो अब कर रहे हैं स्टार्टिंग से, सवाल नंबर 1 से, मोमेंटम वाले पार्ट से। एक वोल है, इसके ऊपर एक वाटर की जेट स्ट्रीम विद ए वेलोसिटी v स्ट्राइक कर रही है एट एन एंगल थीटा, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका जो ये वाला पार्ट है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये a है, a गिवन है, v गिवन है, और जो इस वाटर की डेंसिटी है वो आप मान लो रो है, रो v a गिवन है और एंगल गिवन है, आपको निकालना है। और एक बात और, ये जो पानी है ये टकरा के वापस उसी एंगल पे आ रहा है, आपको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन वोल, वोल के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा ये पता करना है। सवाल अच्छा है, समझ लें पहले एक बार। यहां से आप बताएं, अगर पानी की वेलोसिटी v है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो आप बताएं अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकंड कितना होगा, है ना। वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड इज एवी, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड इज a इंटू v, मास कमिंग आउट पर सेकंड कितना होगा, रो मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम इंटू रो कर दूं, a v रो इतना मास बाहर आ रहा होगा। और अब मैं ये पता होने के बाद आप देखें ध्यान से, ये भी मैंने लिखा वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड मींस 1 सेकंड, एंड मास कमिंग आउट इन 1 सेकंड, तो पर सेकंड को मैंने यहां पे 1 सेकंड लिख लिया। इतना मास 1 सेकंड में इससे बाहर निकलेगा, उतना ही टकराएगा भी। उसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ दैट मास जो 1 सेकंड में निकला, ये मास निकला है इनटू वी, और कर दूं ए वी रो, ये आपका इतना मास पर सेकंड निकला था, इनटू वेलोसिटी कर दूं तो ये मोमेंटम हो गया, पी आई लिखा है मैंने इसको। और इस पी आई को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें, ध्यान से देखें, ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसे थी, इसका एक कंपोनेंट मैंने ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो इट बिकम्स, अच्छा इस मोमेंटम के लेट से मैग्नीट्यूड को मैं एक बार p बोल रहा हूं ना, पी आई का जो मैग्नीट्यूड है उसको p बोला एक बार, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा p cos थीटा आई कैप एंड p sin थीटा माइनस j कैप, माइनस p sin थीटा j कैप, माइनस में बाहर ले आया। ऐसे ही अगर पी एफ की बात करूं, वो एंगल थीटा पर अगर सेम वेलोसिटी से पानी आ रहा है तो ये वाला मोमेंटम भी p हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। अब इसके अगर कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट ये और एक ये वाला आपका माइनस आई कैप होगा और ये वाला माइनस जे कैप, तो पी एफ इज माइनस पी कोस थीटा, माइनस मैंने पहले लगा दिया है, और वो वाला माइनस पी साइन थीटा जे कैप। मुझे निकालना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, मोमेंटम चेंज निकाल लूं, डेल्टा पी
इज पी एफ माइनस पी आई। अब आप पी एफ को पी आई में से घटाएं, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर किधर घटेगी, तो ये वाला पार्ट माइनस दिस, तो माइनस 2p कोस थीटा आई कैप, वो वाला टर्म कट जाएगा, तो आपका मोमेंटम चेंज ये आया। मोमेंटम चेंज के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डेल्टा p इज 2p कोस थीटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये आपके पानी का मोमेंटम चेंज हुआ है 1 सेकंड में, एंड मोमेंटम चेंज पर सेकंड इज फोर्स, है ना। तो ये आपका फोर्स आ गया बेसिकली। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 2p, p क्या है आपका, ये रहा ए वी स्क्वायर रो ये फोर्स जो मैंने निकाला है आप बड़े ध्यान से देख के बताएं किसने किस पे लगाया है। वोल ने पानी पे। क्यों, आप ध्यान से देखो, हमने देखा है मोमेंटम चेंज ऑफ वाटर, अगर वाटर का मोमेंटम चेंज हुआ है तो किसी बाहर से फोर्स लगा होगा, तो ये हमने निकाला है दीवार का फोर्स। सवाल में क्या पूछा है, दीवार पे कितना लगा है, तो कैसे निकालेंगे, सेम थर्ड लो, जितना दीवार पानी पे लगाएगी उतना ही पानी दीवार पे लगाएगा, तो आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, देखिए यहां तक ठीक था। मास, इतना मास 1 सेकंड में बाहर निकल रहा है, उस मास का मोमेंटम कितना था, m इंटू वी कर देंगे, तो वहां से ये वी स्क्वायर आ गया, ये वी स्क्वायर। इतना ही करें।